सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए गैस पेपर के बारे में। हाँ जी, मॉडल पेपर के बारे में, मतलब कि इसी प्रकार का पेपर आपको इस साल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भाई एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले जो है सेक्शन के बारे में। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले सेक्शन के बारे में मेंटल एबिलिटी या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मानसिक योग्यता। हाँ जी बच्चों, देखिए यहां पर मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, भाग 1, उसमें क्या दिया जाता है, ओड मैन आउट वाले क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। मतलब कि 4 फिगर्स आपको दिए जाते हैं, 3 फिगर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, 1 फिगर डिफरेंट होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक बार देख सकते हैं कि एक आकृति जो है वो अन्य से भिन्न है, उस अन्य से भिन्न आकृति को अपने को बताना है। तो आइए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, ओड मैन आउट, असंगत को छांटना, इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। बच्चों जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए बच्चों बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन के आंसर के बारे में। देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है बच्चों, एक ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर 2 लाइंस खींची हुई है, 2 गोले इस प्रकार से बनाए हुए हैं। एक ट्राइंगल और है जो उल्टा है, लेकिन उसमें भी सेम की सेम 2 लाइनें और 2 गोले बने हुए हैं। थर्ड ऑप्शन नंबर सी में भी वो की वो चीज है, ट्राइंगल इस प्रकार से बना हुआ है और इस प्रकार से 2 लाइनें और 2 गोले हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या है, यही अपना करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि यहां पर एक ट्राइंगल है, एक ही लाइन है, लेकिन यहां पर देखिए बाकी सभी में 2-2 लाइनें हैं बच्चों, 2-2 लाइनें हैं, लेकिन यहां पर एक लाइन है। इस कारण से उत्तर सही हो गया। किस किस का सही उत्तर आया था। आइए बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी 5 सेकंड। आइए बच्चों देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5, but here only 1 2 3 and 4। 5वां कहां गया भाई, नहीं है, इसका मतलब यही अपना उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए बच्चों दिखाता हूं मैं आपको इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3, ठीक है बच्चों देखिए यहां पर लाइनें बिल्कुल सीधी खींची गई हैं, यहां पर भी सीधी है, यहां पर लाइन को थोड़ा सा घुमाया गया है, यहां पर भी घुमाया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर लाइनों को घुमाया गया है, यहां पर भी घुमाया गया है। यहां पर लाइनें सीधी हैं, यहां पर भी लाइनें सीधी हैं। यहां पर देखिए लाइनें सीधी है, यहां पर भी लाइनें सीधी हैं। यहां पर लाइनों को घुमाया गया, यहां पर भी लाइनों को घुमाया गया। मतलब कि कुल 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में जो ऑपोजिट सेक्शंस हैं उनमें सेम लाइनें हैं। मान लो यहां पर सीधी है तो यहां पर भी सीधी है, लेकिन आप सी में देखिए बच्चों, सी के अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी लाइनें घुमा दी गई, यहां पर भी घुमा दी गई, यहां पर सीधी है, यहां पर सीधी है। मेरा कहने का मतलब जो पास पास वाले हैं वो सेम है, लेकिन ऑपोजिट वाले सेम नहीं है। यहां पर लाइनें घुमाई गई है, यहां पर लाइनें सीधी हैं, तो भाई ये उल्टा हो गया, ये सेम काम नहीं कर रहा, इसलिए सी अपना उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं चौथे हमारे क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, OPQR। देखिए बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है 100% सारे के सारे स्टूडेंट्स सही करने वाले हैं। क्यों सही करने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स इनके बारे में ध्यान रखना, और उसमें भी आपको वोवल्स के बारे में ध्यान रखना है। AEIOU, ओ क्या है बच्चों, एक वोवल है। PQR ये कोई वोवल नहीं है, इस कारण से ए अपना सही उत्तर हो जाता है। मतलब देखिए दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली द सेम फिगर, मतलब कि एक सेम फिगर अपने को बताना है। क्या बताना है बच्चों, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के बारे में बताना है। तो देखिए जैसे कि समान आकृति वाला क्वेश्चन है ये बच्चों, कौन सा है, समान आकृति वाला क्वेश्चन यहां पर अपने से पूछा गया है। बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सिमिलर फिगर, समान आकृति। यहां पर जैसा फिगर यहां पर दिया गया है, जैसी आकृति यहां पर दी गई है, वैसी की वैसी आकृति अपने को चूज करनी है। तो बच्चों कौन सी होगी,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर है, क्योंकि बाकी सब के सब फेल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें देखिए दो प्रकार की ये जो है ना ब्लैक कलर से बनाया गया, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही है, वो भी ऑपोजिट साइड में है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, सिक्स्थ हमारे क्वेश्चन के बारे में। ऐसे की ऐसी आकृति सेम फिगर कहां पर बन रहा है? देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। बच्चों जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, प्रॉब्लम फिगर के जैसा कौन सा आंसर फिगर हमारे पास है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों यहां पर ऐसा का ऐसा फिगर जो है वो अपने सी, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखिए यहां पर इसने बीच वाले सेक्शन में स्टार बनाया, लेकिन यहां पर बीच वाला सेक्शन खाली है, गलत। यहां पर एक ब्लैक कलर का डॉट है, लेकिन यहां पर कोई डॉट नहीं है, गलत। यहां पर 3 स्टार बनाए गए हैं, लेकिन मुझे तो 2 ही स्टार चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 8वें क्वेश्चन के बारे में। समान आकृति या फिर सिमिलर फिगर्स का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर्स, ऐसा का ऐसा फिगर कहां पर बन रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों यहां पर जो है 3 4 7 बन रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 6 है। अब यहां पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 और 7, गलत। तो अपने को 6 ही चाहिए, तो 6 वाला कौन है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के बारे में, या फिर पार्ट नंबर 3 के बारे में। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों? देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन पैटर्न को कंप्लीट करना है। एक मिसिंग पार्ट है, उस मिसिंग पार्ट जो है उस मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है और अपने को बताना है। आइए बच्चों बात करते हैं, इसको हिंदी में देखते हैं, ठीक है। बिना क्या कहते हैं यहां पर देखिए, बिना दिशा को परिवर्तित किए हुए समस्या आकृति का जो भाग पूरा नहीं है उसको पूरा कीजिए, मतलब कि पैटर्न को कंप्लीट करना है कुल मिलाकर, ठीक है। आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है। देखिए बच्चों यहां पर बच्चों देखिए एक ये वाला पार्ट ऊपर की साइड है, सेम का सेम जो है डायग्राम नीचे है और यहां पर भी है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, देखिए यहां पर वैसा का वैसा डायग्राम बनाता हूं। देखिए सीधा बनाया, गोला किया और इस प्रकार से गोल करके, ये इस प्रकार का डायग्राम जहां कहीं पर भी होगा वही मेरा उत्तर होगा। बच्चों देखिए ये इस प्रकार का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा आप, ये इस प्रकार का डायग्राम कहां पर बन रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ ऐसा कैसा डायग्राम कहां पर है? ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा है बच्चों? एक सेकंड दिखा देते हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही कौन सा है? डी। डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10वें क्वेश्चन के बारे में, 10th क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर एक ना पैटर्न बन रहा है, एक सीरीज भी बन रही है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले पार्ट में यहां पर एक एक लाइन का था, है ना, एक एक लाइन का और एक गोला था। फिर गोले की साइज थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ी यहां पर, और एक की जगह 2 हो गई, फिर 2 की जगह 3 हो गए, तो अब 3 की जगह क्या होंगे बच्चों? 4 होंगे। क्या होंगे बच्चों? 4 होंगे। तो ये 4 1 2 3 4 और गोला बड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है? जल्दी से बताइए बच्चों कहां पर बन रहा है ऐसा डायग्राम? चलिए ये ऐसा, ये थोड़ा सा है ना, मतलब बाहर आ गया, चलो कोई नहीं, इसको काट दीजिएगा आप भले ही, ये ना इसको काट दीजिएगा। बाकी ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है? जल्दी से बताओ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये अपना एकदम सही उत्तर हो रहा है। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अपना बी देखिए एकदम मैच हो रहा है, तो बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में, 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहां पर देखिए आप, लाइन सीधी है। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहां पर है ना बाहर वाला गोला बनाना है, फिर अंदर वाला गोला बनाना है, फिर है ना लाइंस को ऐसे खींचना है सीधा, और फिर ऐसे लाइंस को खींचना है। तो कैसे होगा बच्चों? आइए बच्चों इसको उठाते हैं, लेकर के जाते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बाहर आ गया हूं, लेकिन है ना इसको थोड़ा सा आप मतलब सोचना मत, बस और कुछ नहीं है ना। अब देखिए ऐसा कैसा कौन सा बन रहा है डायग्राम? ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो अच्छा
ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया है ना, क्योंकि मुझे इसी प्रकार से बनाना है ना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर है। देखिए दोनों के दोनों एकदम मैच हो रहे हैं, सेम है ना। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 12वें क्वेश्चन के बारे में, 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से इसको पूरा करता हूं पहले, फिर क्या करता हूं, ऐसा कैसा डायग्राम है ना, तो एक ऐसा का ऐसा डायग्राम मैं यहां पर भी बनाता हूं। चलिए फिर क्या है, फिर ये है ना, तो ऐसा कैसा डायग्राम यहां पर भी बनाता हूं। ठीक है, फिर ये ब्लैक वाला थोड़ा सा इसको यहां पर ब्लैक कर लेता हूं। चलिए ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं मैं, मतलब मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप ये मानेंगे मैं ब्लैक कर रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर इस बॉक्स को अपन पूरा कर देते हैं, ये रहा अपना बॉक्स पूरा हो गया। ठीक है, अब इसको निकालते हैं अपन यहां से। भाई आजा तू, एक सेकेंड तू उधर आजा, ये रहा। देखिए बच्चों ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है बच्चों, ये वाला। हाँ जी, ये एकदम मैच हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए ये भी मैच हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या है, इसने इसको छोटा ले लिया, लेकिन मुझे ना थोड़ा इस लाइन से भी बाहर निकालना है ना, तो ये देखिए इसने यहां तक इसको नहीं लिया है, इस कारण से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 क्या है बच्चों, यहां पर सीरीज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बच्चों। कौन से, सीरीज वाले क्वेश्चंस, मतलब कि जिसको मैं श्रृंखला वाले प्रश्न बोल सकता हूं बच्चों। कौन से प्रश्न, श्रृंखला श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्या कहता है आज का हमारा श्रृंखला का सबसे पहला क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले एक सर्किल है, मतलब कि एक गोला है, फिर 2 सर्किल मतलब कि 2 गोले हो गए, फिर 3 सर्किल मतलब कि 3 गोले हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3 के बाद क्या आता है 4, तो अब 4 गोले होंगे बच्चों, कितने, 4 सर्किल्स बनेंगे। तो यहां पर 3 सर्किल है गलत, 4 सर्किल सही है। और हाँ अब देखिए यहां पर भी 4 ही है, ठीक है, 4 यहां पर भी है, लेकिन अब दिक्कत कहां आ रही है, देखिए इनके बीच में गैप देखिए बच्चों, आप यहां पर है ना, थोड़ा सा आप गैप को देखिए, गैप को कंसीडर कीजिए। यहां पर जो गैप है, मतलब कि सबसे पहले 2 सर्किल्स में जो गैप है वही गैप यहां पर भी है, सो सेम गैप यहां पर भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए ऊपर गैप ज्यादा है, फिर गैप कम है, फिर मतलब ये अपना कॉन्सेप्ट बैठ नहीं रहा है, दैट्स वाई बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 14वें क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बच्चों देखिए इस सर्किल मतलब कि गोले का 1/4 पार्ट, 1/4 भाग इस प्रकार से इसको लाइनों से भर दिया गया, फिर इसके जस्ट बाद वाला ये वाला पार्ट है इसको भर दिया गया, फिर इसके जस्ट बाद वाला ये वाला पार्ट, तो अब इसके जस्ट बाद वाला कौन है, ये वाला पार्ट, मतलब कि इसको लाइनों से भर दिया जाएगा। तो बच्चों कौन सा अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 15वें प्रश्न के बारे में। बच्चों यहां पर देखिए इसको इस प्रकार से रोटेट किया गया है, घुमाया गया है, मतलब कि ये वाला भाग यहां आ गया, ये वाला भाग यहां आ गया, फिर क्या हुआ, इसको फिर से यहां ले आए, इसको यहां ले आए। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, मतलब कि ये वाला भाग पूरा ब्लैक हो जाएगा और यहां पर लाइनें अपने को मिल जाएगी। तो बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 16वें प्रश्न के बारे में। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा आप, थोड़ा सा एक ब्लैक सर्किल है, एक ब्लैक डॉट आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, एक खाली सर्किल यहां पर लगा दिया गया, फिर क्या हुआ यहां पर एक फिर से ब्लैक सर्किल आया, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक खाली सर्किल यहां पर लगा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, 4th पार्ट के बारे में। बच्चों क्या कहता है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, वही रिलेशनशिप 3rd एंड 4th के बीच में होगा, मतलब कि एनालॉजी वाला ये क्वेश्चन है या फिर वर्गीकरण वाले ये क्वेश्चंस हैं। आइए बच्चों बात करते हैं वर्गीकरण के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन, देखिए बच्चों जिस प्रकार से कार की एक स्टीयरिंग होती है, ये स्टीयरिंग किसकी है बच्चों, कार की है, उसी प्रकार से ये स्टीयरिंग किसकी है बच्चों, ये साइकिल की स्टीयरिंग है। ये क्या है बच्चों, साइकिल का ये एक भाग है, ये कार का भाग है, तो ये साइकिल का एक भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 18वें क्वेश्चन के बारे में।
बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए ये जो डायग्राम है सेम डायग्राम यहां पर है, लेकिन चेंज क्या हुआ, इसको इस प्रकार से पैक करके ब्लैक कर दिया गया, इसको पैक करके ब्लैक कर दिया गया, इसको पैक करके ब्लैक कर दिया गया। सेम थिंग यहां पर होगी, इसको ब्लैक कर दो, इसको पैक करके ब्लैक कर दो, और इसको भी जो है ब्लैक कर दो। बस ऐसा डायग्राम कहां पर बनेगा बच्चों? ना तो यहां पर बन रहा है क्योंकि ब्लैक तो किया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया गया। यहां पर इसने क्या किया, इसको भी ब्लैक कर दिया, और यहां पर क्या है बच्चों, अच्छा इसने यहां पर इसको ब्लैक तो किया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अपना ऑप्शन मैच हो ही नहीं रहा है। तो अपना देख लो, मतलब क्या होता है कि लगभग अपना उत्तर यही है, लगभग अपना उत्तर यही है, क्योंकि ये वाला तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, और यहां पर जो है इसका ये वाला पार्ट मिसिंग कर दिया। लेकिन इसने बस है ना थोड़ा सा एक है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या काम किया है, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ऑप्शन बी एकदम मैच हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 19th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 19वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है, जिस प्रकार से ये हाथ में ये वाले मोजे पहने जाते हैं, हाथ में ये वाले मोजे पहनते हैं, पैरों में कौन सा मोजा पहनते हैं, या फिर पैरों में क्या पहनते हैं? जिस प्रकार से हाथ में मोजे पहनते हैं, पैरों में पैरों वाले मोजे पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 20वां क्वेश्चन? देखिए बच्चों, जिस प्रकार से लकड़ी और बैट में एक रिलेशन है, जिस प्रकार से ये एक लकड़ी है और बैट भी एक लकड़ी है, ठीक है, या फिर इस लकड़ी से बैट को बनाया जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये एक ड्रम है, ठीक है, ये एक ढोल है। इस ढोल से देखिए क्या है, बहुत सारी गिलासें, मतलब कि जो संबंध ढोल और इसके अंदर है, क्योंकि देखिए लकड़ी जो होती है ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, तो इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, या फिर कोई भी लिक्विड है, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर होता है, क्योंकि कोई भी और मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फुटबॉल है, फुटबॉल और ड्रम का कोई रिलेशन नहीं है। ये चारपाई है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, और ये एक स्कूल बैग है या फिर कोई भी बैग है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। सो ड्रम के अंदर पानी भरा जाता है और इसके अंदर भी पानी भर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ए अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, नेक्स्ट हमारे भाग के बारे में, जहां पर अपने को ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है, चाहे वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, मतलब कि कोई भी जो है ज्यामितीय आकृति आपको मिलेगी, वर्ग वृत्त कुछ भी होगा, उसको अपने को पूरा करना है। आइए बच्चों बात करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। यहां पर जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, देखिए यहां पर एक सर्किल बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा इस प्रकार से, और ये मैंने इसको फॉलो कर दिया बस, है ना। तो अब यहां से मैं अगर इसको उठा के लेता हूं बच्चों, देखिए ये इस प्रकार का डायग्राम कहां पर बन रहा है बच्चों, जल्दी से बताइए ऐसा कैसा डायग्राम कहां पर बन रहा है। यहां पर देखिए ना तो ये बन रहा है, चलिए ना तो ये बन रहा है, और ना ही ये बन रहा है, और ना ही ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम मैच हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 22वें क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों देखिए ये इस प्रकार से डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूं, ये मैंने कंप्लीट किया, एंड देन देखिए, हाँ जी, अब देखिए बच्चों, अब इसको मैं उठाकर ये देखिए ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है बच्चों, कहां पर बन रहा है ऐसा डायग्राम, देखिए थोड़ा सा फोकस करते हैं इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बच्चों देखिए, आप जो डी है उसको आप मान सकते हो, और वैसे तो मैं इसको भी मान सकता हूं, लेकिन यहां पर जो है ना एक छोटी सी लाइन ही है ना, लेकिन इसने जो है ना बहुत बड़ी लाइन खींच दी। यहां पर देखिए छोटी लाइन है, लेकिन इसने बहुत बड़ी लाइन खींच दी है, सो ये अपना जो है उत्तर नहीं होगा। इसको अगर मैं मान लूं, मान लीजिए बाई चांस मैं इसको मान भी लेता हूं, तो गलती कहां हो रही है यहां पर, इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखिए ये दोनों लगभग सेम आ रहे हैं ना, लगभग सेम है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से है ना दोनों सेम ही है, देखिए लगभग तो क्या दोनों लगभग क्या पूरे सेम ही है ना। तो इसमें बस थोड़ा सा इस भाग को बड़ा किया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा किया गया है, बट हाँ यहां पर आप देखिए मेरे इस डायग्राम में देखिए ये वाला भाग जो इसने बड़ा कर दिया, देखिए ये वाला भाग बड़ा कर दिया, लेकिन यहां पर देखिए छोटा सा भाग है ना, तो ये यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम मैच हो रहा है, क्योंकि देखिए देखने में दोनों सेम थे, लेकिन क्या हो रहा है कि अपने को बस एकदम एग्जैक्ट चाहिए। एकदम एग्जैक्ट कौन सा है, यहां पर ये देखिए ये छोटा सा ही है ना, लेकिन यहां पर देखिए इसको ये बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा है ना, लंबा जा रहा है, दैट्स व्हाई ये अपना गलत हो गया। ये तो भाई ऑलरेडी गलत है, क्योंकि इसने इसको बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 23वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये क्वेश्चन में, तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको इस प्रकार से खींच लेता हूं, है ना, एंड ये देखिए अब ऐसा कैसा डायग्राम कहां पर बन रहा है बच्चों, देखिएगा
ऐसा कैसा डायग्राम कहां पर बन रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों। ओके, ये डायग्राम अपना बच्चों बन रहा है ऑप्शन नंबर ये वाला ना, ये वाला लगभग मैच हो सकता है, ठीक है। ये वाला तो मैच होगा नहीं क्योंकि इसका कोई भी इस प्रकार से डायग्राम बन नहीं रहा है, तो ये वाला अपना गलत हो गया। इसकी बात करें तो ये भी गलत हो गया, और इसकी बात करें तो ये तो गलत है ही है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम मैच हो रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमाओगे ना आप तो लगभग सेम आ जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन, वाह भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बस एक लाइन ऐसे खींच दो तो ऐसा डायग्राम कहां पर बन रहा है बच्चों, ऐसा डायग्राम देखिए कहां पर बन रहा है, ये वाला डायग्राम। आइए बच्चों बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी के बारे में ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, 7th पार्ट के बारे में। क्या कहता है बच्चों, ये इमेज मिरर इमेजिंग मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस अब आपके सामने आने वाले हैं, जो कि मानसिक योग्यता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों यहां पर FYR लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा, मतलब कि ये एक मिरर है, दर्पण है, इसमें ये कैसा दिखेगा ये अपने को बताना है। तो ये जो R है ना, R का उल्टा बच्चों क्या होता है, R का उल्टा होता है बच्चों इस प्रकार से, ये अपना R का उल्टा हो गया है ना, ठीक है। R को इस प्रकार से करेंगे, ये R का उल्टा हो गया। फिर आता है Y बच्चों है ना, तो Y यहां पर आएगा, Y का कोई कुछ भी उल्टा नहीं होता है। F जो होता है, F का उल्टा इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों कहां पर बन रहा है डायग्राम, R साइड Y, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर होता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 26वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 26वां क्वेश्चन बच्चों, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, ये वाला देखिए सी इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये घूम जाएगा। जैसे ही घूमते ये वाले पत्ते जो है ये इस साइड आ जाएंगे, तो ये भाई अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम मैच हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में, इसका उल्टा घूमेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, और यूं 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 जो ये आकृति बनी है सेम आकृति यहां पर बन जाएगी। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 28वें क्वेश्चन के बारे में, इसका उल्टा यूं घुमेगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट 8वें पार्ट के बारे में। क्या कहता है आज का 8वां पार्ट, टुकड़े को तह तक देकर पंच किया गया, मतलब कि फोल्डिंग वाले क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कौन से क्वेश्चन है ये, फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है, फोल्डेड अनफोल्डेड है ना। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको है ना। सबसे पहला 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले मैंने इस गोला है ना, इस गोले को ऊपर की साइड मैंने फोल्ड किया, घुमाया, फिर इस साइड फिर से फोल्ड किया, फिर इसके यहां पर एक डॉट दे दिया, मतलब कि ना यहां पर फिर से इसको फोल्ड किया, फिर मैंने डॉट दिया है। अब जब मैं सबसे पहले यहां पर खोलूंगा तो ये डॉट यहां आएगा, उस साइड खोलूंगा तो ये 2 डॉट यहां पर आएंगे, नीचे खोलूंगा तो ये सारे के सारे डॉट फिर से कॉपी हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम कहां पर बनेगा, और हर जगह पर बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से ये डायग्राम तो बनने ही बनने हैं। बच्चों कौन सा आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं 30वें क्वेश्चन के बारे में, 30th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर सबसे पहले नीचे फोल्ड किया गया, फिर इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से काटकर एक गोला बना दिया गया। तो जब मैं इसको खोलता हूं बच्चों, सबसे पहले ऊपर खोलूंगा है ना, तो यहां पर ये बनेगा और एक ये बनेगा, फिर इस साइड खोलूंगा तो ये यहां पर भी, और ये लाइन जो है ये ऐसा कैसा यहां पर बन जाएगा। तो फिर ये जो बीच वाली लाइन है इसको भले हटा दो, तो अपना आंसर होगा बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 31वें क्वेश्चन के बारे में, 31st क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले गोला था, यहां से इसको इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको ऊपर की साइड फोल्ड किया गया, और इस प्रकार से गोले लगा लिए गए। तो बच्चों अब क्या होगा, सबसे पहले नीचे खोलेंगे तो ये गोले यहां आएंगे, उस साइड खोलेंगे तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम मैच हो रहा है बच्चों सही से। आइए बच्चों 32nd क्वेश्चन के बारे में, 32वें प्रश्न के बारे में। सबसे पहले ऊपर किया गया, फिर इस साइड, फिर इसको इस प्रकार से काट दिया गया। तो सबसे पहले इस साइड खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, नीचे की साइड खोलेंगे तो ऐसे ऐसे फिर से बनेगा। तो बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, 9th पार्ट के बारे में। कट आउट पीसेस मतलब कि जो पेजेस होते हैं उस पेज के कुछ टुकड़ों को काट दिया गया है, वैसे क्वेश्चंस अब यहां पर हमसे पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए इससे कौन सा डायग्राम बन सकता है बच्चों, देखिए
1 2 और 3 मैंने इनको नाम दे दिए। अब ये कहां पर मिल सकते हैं अपने को, देखिए 1 वाला जो है वो यहां पर मिल रहा है, 2 वाला जो है वो यहां पर मिल रहा है, और 3 वाला जो है वो मुझे यहां पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 34th क्वेश्चन के बारे में, 34वें क्वेश्चन के बारे में। 1 2 3 4 नाम दे दो बस, ठीक है। अब देखिए 1 वाला कहां पर मिल रहा है मुझे, 1 वाला ये रहा, 2 वाला ये रहा, 3 वाला ये रहा और 4 वाला ये रहा। ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 35वें क्वेश्चन के बारे में। इस पीसेस से, इन सब पीसेस से कौन सा डायग्राम बन सकता है बच्चों, देखिए 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है, बाकी भले ही भूल जाओ। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 36वें क्वेश्चन के बारे में। इससे कौन सा डायग्राम बन सकता है बच्चों, देखिए ये जो गोला है ना सर्किल, इससे आप देख लीजिए ये वाला सर्किल बन गया। फिर ये वाला है, इससे पहला भाग देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 वाला तो मिल चुका है मुझे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लास्ट पार्ट के बारे में। हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर, मतलब कि छिपी हुई आकृति को अपने को बताना है। हाँ जी, छिपी हुई या फिर सम्मिलित आकृति को अपने को बताना है। तो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये वाला डायग्राम कहां पर मिल रहा है बच्चों, ये वाला डायग्राम ऐसा, ये जो बन रहा है ऐसा डायग्राम अपने को कहां पर मिलेगा। तो बच्चों कहां पर मिलेगा, कहीं पर भी मिल सकता है भाई, ये रहा, यहां पर भी मिल सकता है, एंड इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो यहां पर भी मिल सकता है। लेकिन मैं इसको समझाऊंगा कि आपका एकदम सही उत्तर कौन सा होगा, है ना। एंड यहां पर तो मिलेगा नहीं भाई, इसमें भी मिलेगा नहीं, एंड इसमें भी नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर इन दोनों लाइनों के बीच में गैप देखिए आप बच्चों, गैप जो है ना वो बहुत छोटा गैप है, मतलब कम गैप है। लेकिन यहां पर जो गैप है ना बच्चों वो बहुत ज्यादा लंबा है ना। दैट्स व्हाई ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। सो फाइनली बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 38वें क्वेश्चन के बारे में। ऐसा डायग्राम बच्चों, ऐसा डायग्राम मेरे को तो सिर्फ भाई यहीं पर दिख रहा है, यहां पर भी है लेकिन यहां पर डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। देखिए यहां पर जो डायग्राम है उस डायग्राम को कंप्लीट नहीं किया गया है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में, 39th क्वेश्चन के बारे में। ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर मिलेगा बताइए बच्चों। देखिए कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ना तो मुझे यहां मिल रहा है, ना यहां मिल रहा है, ना यहां मिल रहा है, यहां पर देखिए ये डायग्राम मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों मानसिक योग्यता का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो ये है मानसिक योग्यता का अंतिम या फिर लास्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। आइए बच्चों बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर ये वाला डायग्राम कहां पर देखने को मिलेगा, देखिए बच्चों ये रहा, ये है ना, यहां पर फिर से दिखाता हूं मैं आपको, ये डायग्राम यहां पर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो सकता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मैथ्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, मतलब कि गणित के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन गणित का बच्चों क्या कहता है, व्हाट विल बी द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, मतलब कि 43 करोड़ 85,07,030 इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, या फिर इसको मैं हिंदी में बोलूं 43 करोड़ 85,07,030 इसको अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए 43 करोड़ है ना बच्चों, 43 करोड़ 85,07,000 है ना, 43 करोड़ 85,07,003 ये अपने को बताना है। लेकिन यहां पर आ रहा है 30 है ना, 30 आ रहा है, मतलब कि 3 तो अपना है नहीं, यहां पर भी आ रहा है 3 तो अपना है नहीं, यहां पर पीछे 300 है, मतलब कि ये भी अपना है नहीं। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही से मैच कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आप देखिए बच्चों क्या है 30 है, लास्ट में क्या है 30 है। तो यहां पर लास्ट में 30 है, यहां पर लास्ट में 3 है, यहां पर लास्ट में 3 है और यहां पर लास्ट में 300 है। तो पूरे नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना तो कॉन्सेप्ट वहीं पर हो गया कि भाई लास्ट में 30 है और यहां पर भी लास्ट में 30 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे
5वें क्वेश्चन के बारे में। ये कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 450, 640 एंड 600। मतलब कि 450, 640 और 600 का मसअप फाइंड आउट कीजिए, मसअप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, देखिए बच्चों सबसे पहले जो पीछे वाला जीरो है ना, इसको आप अभी छोड़ दो, है ना, पीछे वाला जो जीरो है इसको आप अभी छोड़ दो। तो 45, 64 और 600 का हमें 60 का हमें एचसीएफ पहले निकालना है। तो बच्चों क्या आएगा, 45 का मैंने फैक्टर्स निकाले, 5 का भाग दिया तो आ गया मेरे पास क्या आ गया बच्चों, सबसे पहले 3 का भाग देते हैं, 15 आ गया, 3 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आ गया। फिर मैं भाग देता हूं 64 का, 64 का, 2 से किया 32 आया, 2 से किया 16 आया, 2 से किया 8 आया, 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया और 1 आ गया। मतलब कि सारे फैक्टर्स 2 2 2 के ही बनते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 के बारे में। तो बच्चों 60 का क्या होगा, 2 30 2 15 3 5 5 1। तो बच्चों देखिए कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि सभी में मैच नहीं कर रहा है। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है लेकिन यहां पर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उसका मसअप मतलब कि एचसीएफ होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, एक एचसीएफ होता है। तो एक तो ये हो गया और एक हमारे पास जीरो था, तो 1 और 0 10 हमारा एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर सी 10 हमारा एकदम सही आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। सिंप्लीफाई मतलब कि सरल कीजिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। बच्चों क्या होगा, 4.86, 6.03, 7.74। तो बच्चों क्या होगा, 7.74, 6.03 और 4.86। बच्चों क्या होगा, जोड़ना है सभी को। तो यहां पर आएगा 7 और 6 13 का 3, ऊपर लगा 1, 8 और 8 16 का 6, ऊपर लगा 1, 8 और 6 14 और 4 18, 18.63। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, चौथे क्वेश्चन के बारे में। कन्वर्ट 2000 मिलीग्राम इनटू ग्राम्स, 2000 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए। तो बच्चों 1 मिली जो होता है, 1 मिली, ये बराबर होता है बच्चों 10 टू द पावर -3। सो 2000 गुणा में 10 टू द पावर -3, मतलब कि 2000 बट्टा में 10 की पावर 3, या फिर 2000 बट्टा में 1000, मतलब कि 0 से 0 काट दिए तो पीछे बच गया 2 ग्राम अपना उत्तर हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 होता है। आइए बच्चों बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 50.2 kg, 46.2 kg, 60.5 kg एंड 50 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का भार 50.2 किलोग्राम, 40.2 किलोग्राम, 60.5 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। तो विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। बच्चों औसत भार के लिए सबसे पहले पूरा भार, कुल भार कितना होगा, उसके अंदर 4 का भाग दे दो, या फिर जो भी संख्या दी गई है उसका भाग दे देते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं जोड़ता हूं 50 और 46, ठीक है, सॉरी पहले 50 और 50 को जोड़ दो, 100 हो गया। यहां पर 40 और 60 100 हो गया, 200 और 6 ये हो गया, 206 तो भाई सीधा सीधा अपने पास ये हो गया। अब बच्चों 0.2 और 0.5 कुल मिलाकर हो गया 0.9। अब बच्चों यहां पर मुझे इसके अंदर 4 का भाग देना है, तो 206.9 के अंदर 4 का भाग देना है। 5 बार गया 20 आया, 0 बचा 6 लगाया, 1 बार गया 4 आया, 2 जाकर 9 लगाया, है ना। अब 7 चौक 28, 7 बार भाग गया 28 आया, 1 बचा, 4 दूनी 8, अब 2 बचा 5। तो देखिए बच्चों क्या आ गया 51.725, 51.725 मतलब कि क्या होता है बच्चों 725 है ना। अब देखिए पीछे की साइड 5 है, मतलब कि इसके जो जस्ट पास वाला है उसके अंदर 1 अंक बढ़ जाएगा, तो ए अपना एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि 2 जो है ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। एक व्यक्ति ने अपने खाते में 1000 रुपए जमा किए और 6 वर्ष में ब्याज के रूप में 900 रुपए मिले, तो दर प्रतिशत क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चों देखिए मूलधन मतलब कि जो प्रिंसिपल है, तो 900 रुपए तो उसको भाई ब्याज में मिल रहे हैं, मूलधन है 1000 रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम नहीं है और समय मुझे लग रहा है 6 साल का, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो 900 बराबर 10 गुणा में r इंटू में 6। तो यहां पर हो गया बच्चों 0 से 0 एक और काट दो तो 90 बराबर हो गया r, मतलब 6r हो गया है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बच्चों 90/6, 90/6 हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 45/3 या फिर 15%। 15% मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7वें क्वेश्चन के बारे में, 7th क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन में 196, 144/196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 जो होता है वो 12 का वर्गमूल होता है बच्चों, सॉरी 144 12 का वर्ग होता है और 144 का वर्गमूल होता है 12। 196 जो होता है बच्चों 196 ये 14, ओके बच्चों 14 का ये स्क्वायर होता है, मतलब कि वर्ग होता है और इसका वर्गमूल होता है 14। सो बच्चों 12/14 या फिर इसको 6/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं, डेट्स वाइज अपना उत्तर ए मतलब कि 12/14 हो सकता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, फाइंड x इफ 10/8 इज इक्वल टू 100/x। 10 अब देखिए यहां पर भले क्वेश्चन ऐसे दे दो या फिर 10/8 बराबर 100/x, कुछ भी दे दो, आपको ये फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, तो बच्चों क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर 0 से 0 को काट दो, पीछे क्या बच्चा 1/8 इज इक्वल टू 10/x। सो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 80। सो 80 अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 9th नंबर मतलब कि 9वें क्वेश्चन के बारे में। यदि a बराबर 6 है, b बराबर 10 है तो 10a प्लस 6b प्लस 3ab बराबर क्या होगा। तो बच्चों a की जगह पर लिखना है मुझे 6, तो 10 गुणा में 6 प्लस 6 गुणा में b बच्चों क्या है 10 प्लस 3 गुणा में 6 गुणा में 10, ये। अब बच्चों इसका उत्तर क्या होगा 60 प्लस 60 प्लस 60 80, 180 है ना, 60 से 18 ठीक है 180, 120 और 180 क्या होता है बच्चों 120 प्लस 180 300 होता है बच्चों अपना, तो सी 300 अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10वें क्वेश्चन के बारे में। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। सुरेश ने एक मोटरसाइकिल 30,000 में खरीदी और उसे 24,000 में बेच दिया, हानि का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले ज्ञात कीजिए हानि कितनी हुई है भाई। सो भाई 30,000 रुपए में उसने खरीदा है और 24,000 में उसको बेच दिया है, तो 6,000 रुपए का लॉस हो गया भाई, 6,000 रुपए का लॉस हो गया। अब ये 6,000 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, कॉस्ट प्राइस है अपने पास 30,000 मल्टीप्लाई में 100, सो 0 से 0 0 से 0, ओके। अब इसके अंदर भाग दिया तो 20%, 20% का भाई लॉस हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए 20% की हानि हो चुकी है। आइए बच्चों बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में, 11th क्वेश्चन के बारे में। सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करना है बच्चों। यहां पर सबसे पहले इसको फिर इसको सॉल्व करके फिर हम इसका रिजोल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों जब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये नंबर है ना, ये पॉइंट पीछे आ जाता है, तो कुल मिलाकर हो गया 671003। ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन बच्चों क्या हो गया, ये जो 2 पॉइंट है ये यहां आ गए क्योंकि पीछे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों फाइनली मैं इसको सबसे पहले लिखता हूं ना 9328997। अब इसके साथ मुझे इसको जोड़ना है बच्चों, है ना। तो क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा 3, ठीक है 3, फिर 0 0, फिर मैं लिखता हूं 1 7 और 6, ये लिख दिया। यहां पर ये माइनस है तो इसको हम बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 0 ऊपर लगा 1, 10 का 0 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1 और 10। सबसे पहले तो मुझे ये नंबर मिल गया। इसमें से माइनस करना है मुझे किसको बच्चों, माइनस करना है मुझे इसको। सबसे पहले पीछे 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, यहां पर एक और 0 है, फिर 9 9 9 है। तो बच्चों पीछे क्या नंबर मिलेगा मुझे बच्चों, बताइए जल्दी से बताइए।
देखिए यहां पर 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1, 9 में से 9 गए, पीछे बचे 0, 9 में से 9 गए, पीछे बचे 0। तो भाई 10,000, 10,000 अपना सही उत्तर है। यहां पर दोनों ऑप्शन में 10,000 दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा है ना लिखने में गलती हो गई, बाकी ये अपना सही उत्तर है। सी को भी मान लो या फिर बी को भी मान लो, लेकिन कुल मिलाकर 10,000 अपना सही उत्तर है। आइए बच्चों बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। 12वां प्रश्न हमारे को क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है बच्चों इसका भी हमें सरलीकरण करना है, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, छोटे वाला कोष्टक सॉल्व होता है। तो छोटे वाला कोष्टक क्या है बच्चों, यहां पर 15 आ गया। फिर इसके बाद वाला कोष्टक 12 में से जो है मैं इस 15 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है -3। तो -3 मुझे कुल मिलाकर यहां तक इसका सॉल्यूशन मिल गया -3। फिर मैं करता हूं बच्चों गुणा। ओके, गुणा में सबसे पहले 5 के साथ किया तो -15 हो गया। फिर -10 के साथ मैंने गुणा किया। -10 के साथ जब गुणा होता है तो ये 150 हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव, तो 150। तो कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक मुझे मिल गया 150। तो यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, ये 150 है बच्चों पॉजिटिव का, ठीक है। अब 75 के अंदर 150 को जोड़ दो तो बच्चों मुझे मिल गया 225। सो सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये क्वेश्चन, 4, 12, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे? बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 4, 12, 20 और 30 का एलसीएम बच्चों क्या होगा? 4, 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 2 का भाग दिया 2 आया, 6 आया, 10 आया, 15 आ गया। 2 का भाग दिया 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 ही रहेगा, ठीक है। 2 का भाग, अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 1, 1, 5 और 5, अब 5 का जाएगा। 5 या 15, 15 ने 30, 30 दूने 60, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे के बाद वो बजेगी। तो भाई 10 बजे बजी थी, तो भाई अब नेक्स्ट 11 बजे वो एक साथ में बजने वाली है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14वें क्वेश्चन के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 600 का 10% बराबर क्या होगा? अब 600 का 10% इस प्रकार से निकाला जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 60, 60 अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 15वें क्वेश्चन के बारे में, 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसका सिंप्लीफिकेशन अपने को निकालना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखिए सिंपल सा है, यहां पर क्या है बच्चों कि 0 दिया गया है ना। इक्वेशन में जब 0 मिल जाए ना, और वो भी मल्टीप्लिकेशन में, और उसके साथ दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन है, तो कुल मिलाकर अपने को जो है यहां पर क्या मिलने वाला है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0 अपना एकदम सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन है। दैट्स वाई 0 जो है हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है। आइए बच्चों बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, मतलब कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? बच्चों देखिए 30 के अंदर अपने को भाग देना है इस वाले का, ठीक है। तो यहां पर 28 में से 26 के 2 और 3 हो गए 5, है ना। तो 5 का भाग देना है 30 के अंदर, तो कुल मिलाकर 6 अपने को उत्तर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 17वें क्वेश्चन के बारे में। सिंप्लीफाई मतलब कि सरल करना है इसको। तो बच्चों क्या होगा, 3.000 लिख दीजिए, 0 पॉइंट है ना, 3 0 कर दीजिए, और इसको लिख देते हैं अपन 0.003। हाँ जी, अब इसको जोड़िए 3 3 0.3, सो 3.033, 3.033 अपना सही उत्तर, सी एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 18वें प्रश्न के बारे में। एक आदमी ने एक घड़ी 3% के लाभ पर बेची। यदि घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपए था तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? मतलब कि a man sold a watch at a profit of 3%. If cost price of the watch was 300 rupees, what was its selling price? तो बच्चों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या कहता है अपने को? सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस के साथ अपने को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई, इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये कॉस्ट प्राइस है ना, सो 100% ये हो गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं बच्चों कि 3% का लाभ हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस के साथ अपने को 3% का लाभ हुआ है।
अब इसका अपन ने 3% निकाला, 0 से 0 कट गया, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो, 9 रुपए का फायदा हुआ है और 300 रुपए ये थे, तो 309 रुपए में उसने उसको सेल किया था, मतलब कि बेचा था। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 19वें क्वेश्चन के बारे में। 30 और 60 का मसप ज्ञात कीजिए, फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 60। तो बच्चों 30 और 60 इसका हम मसप निकालते हैं तो बच्चों क्या आएगा, इसका मसप 30 ही आएगा, क्योंकि 30 का भाग 60 के अंदर जा रहा है, सो 30 सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बहुत बार इस प्रकार के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर 30 और 60 है, अगर यहां पर 25 और 60 होता तो भाई 25 तो अपना HCF नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 25 का भाग 60 के अंदर नहीं जाता। छोटे छोटे नंबर का भाग जब बड़े नंबर में जा रहा है तो वही उन दोनों का HCF होता है, मतलब कि मसप होता है। आइए बच्चों बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है, एक आदमी ने 6 दर्जन संतरे खरीदे, यदि आधे संतरे खराब हो गए तो अच्छे संतरों की संख्या क्या है। बच्चों 6 दर्जन मतलब कि 12 से गुणा कर दीजिए, 12 छक्के 72, मतलब कि कुल 72 थे, आधे खराब हो गए, मतलब कि 2 का भाग दिया 36, तो भाई 36 बचे हैं, 36 ही खराब हो चुके हैं। इसी के साथ आपकी मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। आइए बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है और आज फिर हम बात करते हैं इस पैसेज के बारे में। तो इस गद्यांश में हमें क्या दे रखा है, जाते ही नरेंद्र ने मिट्टी को हटाना आरंभ कर दिया, उसे डर था कि कहीं छज्जा ही नीचे ना बैठ जाए। उसे क्या डर था कि छज्जा जो है वो नीचे ना बैठ जाए। अब वो कहां पर गया, शायद छत पे गया होगा, या फिर छज्जा जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको छज्जा कहते हैं, ठीक है। तो उसे डर था कि कहीं छज्जा ही नीचे ना बैठ जाए और उसके तनिक भी हिलने डुलने से, जो नरेंद्र है अगर थोड़ा बहुत भी हिला डुला तो उसके थोड़े बहुत भी हिलने डुलने से पत्ते की भांति हिलने लगता था। कौन, छज्जा। थोड़ा बहुत हिला, ऊपर से छज्जा हिलने लग गया उसके ऊपर से, ठीक है। आधे घंटे तक परिश्रम करने के उपरांत वह युवक एक वृद्धा को निकाल पाया, ठीक है। लगता है कोई भूकंप वगैरह आ गया था, तो हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि किस प्रकार का ये गद्यांश हो सकता है। तो कोई भूकंप वगैरह आ गया था, उसमें से वो लोगों की मदद कर रहा था, उसमें से घर में से बाहर निकालने में। वो युवक एवं वृद्धा को निकाल पाया। नीचे खड़े हुए व्यक्तियों ने कुछ चादरें और धोतियां ऊपर फेंकी। नीचे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने चादर और धोतियां ऊपर फेंकी ताकि उनसे नरेंद्र रस्सी का काम ले सके, ताकि उनकी रस्सी बना सके आसानी से, उनको एक के बाद एक जोड़ के। उसने एक चादर के सिरे को युवक की कमर से बांधा और उसे धीरे धीरे नीचे लटका दिया, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये उसका घर की छत है, तो यहाँ से क्या किया, जैसे कोई आदमी है तो उसकी कमर को यहाँ से बांध दिया, ठीक है, धीरे धीरे, और उसको धीरे धीरे यहाँ से रस्सी से नीचे उतार दिया। यूँ रस्सी ऊपर पकड़ ली और इसको धीरे धीरे नीचे उतार दिया आदमी को। तो इस प्रकार से ये इस गद्यांश में हमें दे रखा है। तो बात करते हैं बच्चों कि इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जाते ही नरेंद्र ने जाते ही क्या किया, मिट्टी हटाना आरंभ किया। बिल्कुल, मिट्टी हटाना आरंभ किया, जगह को साफ करना आरंभ किया, मुर्दे को उठाना आरंभ किया, या फिर रोना आरंभ किया। नहीं, उसने क्या किया, मिट्टी को हटाना आरंभ किया। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कह रहा है उसके तनिक भी हिलने से, जो नरेंद्र है थोड़ा बहुत भी अगर हिलता है तो हिलने से क्या होता है, मिट्टी झड़ने लगती है, छज्जा जो है पत्ते की तरह हिलने लगता था, ईंट गिरने लगती थी, या छज्जा बैठने लगता था। तो हमने देखा थोड़ा बहुत भी हिलता तो छज्जा जो है पत्ते की भांति हिलने लगता था, जैसे पत्ता हिल रहा हो हवा में, इस तरह से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है वह वृद्धा एवं युवक, मतलब वो एक वृद्धा जो ऊपर थी और वो वृद्धा एवं युवक को क्या करना चाहता था। ऊपर 2 लोग फंसे हुए थे, आधे घंटे तक परिश्रम करने के बाद निकाल पाया, बड़ी मुश्किल से उठाया पाया, आधे घंटे बाद खोज पाया, या फिर खोज पाया। तो आधे घंटे तक परिश्रम करने के उपरांत तो वृद्धा को निकाल पाया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है बच्चों। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, नीचे खड़े व्यक्तियों ने चादरें एवं धोतियां ऊपर फेंक दी। नीचे खड़े लोगों ने चादरें और धोतियां ऊपर फेंक दी। क्यों फेंकी? ताकि उनसे रस्सी का काम लिया जा सके, ताकि उनमें वृद्धा एवं युवक को बांधा जा सके, ठीक है, ताकि नरेंद्र आराम से लेट सके, ताकि नरेंद्र अपने को सुरक्षित समझ सके। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब यहां पर देखो, नीचे खड़े व्यक्तियों ने कुछ चादरें और धोतियां फेंकी, ताकि यहां पर किस लिए? ताकि नरेंद्र रस्सी का काम ले सके। किसका काम ले सके? रस्सी का। अब रस्सी का काम लेके वो क्या करता है वो अलग बात है। मेन उन्होंने फेंकी किस लिए थी? रस्सी का काम लेके, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। अब अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, उसने युवक को नीचे लटका दिया। युवक को कैसे लटकाया नीचे? हाथ पकड़कर, दीवार के सहारे, चादर के एक सिरे को उसकी कमर में बांधकर, या फिर उसके हाथों में चादर बांधकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चादर के एक सिरे को उसकी कमर से बांध दिया था उसने, है ना। देखो यहां पर उसने चादर के एक सिरे को युवक की कमर से बांधा, ठीक है। अब अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। इस गद्यांश में हमने क्या पूछ रहा है? इसमें कोई इतिहास की बात बताई गई है, पढ़ते हैं इसमें। मेनली इसके अंदर हमें अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है कि उनके जो इतिहास था उनके बारे में हमें यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि गलक सुल्तानों के समय राज दरबारी रहे। तो एक प्रकार के सुल्तान थे गलक सुल्तान, तो उनके अंदर क्या रहे? राज दरबारी रहे, मतलब जो उनका दरबार होता है उनके अंदर उन्होंने काम किया, ठीक है। साथ ही साथ वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अभी भी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बगल में खुसरो की मजार है, ठीक है। उनकी जो वहां पर दरगाह है उसके पास में ही उनकी मजार बनी हुई। किनकी? खुसरो की। खुसरो कौन है? अमीर खुसरो। और यहाँ पर किसकी दरगाह बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है बच्चों। खुसरो को फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी सभी भाषा आई थी। तो इन सभी के क्या थे? वो विद्वान थे, ठीक है। उनको ये सारी भाषाएं आती थी। वे थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानते थे, तो सभी भाषाओं का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था, ठीक है बच्चों। यूं तो वे फारसी के सुप्रसिद्ध कवि थे। सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध किस चीज़ के लिए थे? वो फारसी के लिए थे, ठीक है। लेकिन उन्हें फारसी भी आती, अरबी भी आती, तुर्की भी आती, हिंदी भी आती और संस्कृत भी लगभग आती थी, ठीक है बच्चों। किंतु उन्हें कुछ रचनाएं हिंदी में भी लिखी, लेकिन उन्होंने कुछ रचनाएं हिंदी में भी लिखी, ठीक है। इस समय उनकी लिखी हुई लगभग 40 पुस्तकें उपलब्ध है। उनके द्वारा लिखी गई कितनी पुस्तकें उपलब्ध है? 40 पुस्तकें उपलब्ध है। खुसरो ने खालिकवारी नाम से हिंदी फारसी का एक कोश भी तैयार किया था, ठीक है, जिसमें तुकबंदी के जरिए हिंदी, फारसी और कुछ अरबी शब्दों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और एक तरह की डिक्शनरी थी। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो का योगदान कम नहीं है। संगीत के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहे। कौन? अमीर खुसरो। उन्होंने कई राग और ताल दिए, अलग अलग राग बताए, अलग अलग ताल दिए, नई नई खोज की। यह माना जाता है कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। जो सितार होता है उसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कव्वाली भी उन्हीं की ही देन है। जो कव्वाली है वो उन्हीं की देन है। किनकी? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो कवि तो थे ही, साथ ही साथ एक कुशल गायक और संत भी थे। बहुत अच्छे गायक भी थे और एक अच्छे संत भी थे। उन्होंने हमें प्यार और आपसी मेल सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम भाव से और आपसी मेल भाव के साथ रहना चाहिए बच्चों। चलो, अब अमीर खुसरो किस शहर के रहने वाले थे, है ना? तो पटना, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। तो अमीर खुसरो की दरगाह वगैरह जो है, जहाँ पर
पैदा तो अलग जगह हुए थे, लेकिन मोस्टली जो रहते थे, ज्यादातर उनका जो जीवन व्यापन हुआ है वो दिल्ली के आसपास हुआ है। ठीक है, किसके आसपास हुआ है बेटा? दिल्ली के आसपास। ठीक है, दिल्ली में रहते थे वो। अब अगला जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अमीर खुसरो किस गुरु के शिष्य थे? तो किसके थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। कौन थे शिष्य? अमीर खुसरो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो इसका उत्तर क्या है? दिल्ली में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, दिल्ली में। किनकी दरगाह है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब अगला है, खुसरो द्वारा रचित खलीकवारी से क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, अब खलीकवारी जो थी, खलीकवारी नाम से हिंदी फारसी का एक कोर्स है। ठीक है, हिंदी और फारसी का कोर्स है, ये एक हिंदी फारसी का कोर्स था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बच्चों कि सितार का आविष्कार किसने किया? तानसेन, दिलास खान तोड़ी, बेजुवादारा और अमीर खुसरो। तो अभी हमने इसमें पढ़ा कि अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें इस अनुच्छेद में क्या दे रखा है कि जिन बच्चों के पास आंखें नहीं हैं अथवा जो जन्म से ही अंधे हैं, उनका जीवन बड़ा ही दूभर हो जाता है। दूभर का मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर ब्रेल लिपि का आविष्कार ना हुआ होता तो दृष्टिहीन बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते लिखते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो जो दृष्टिहीन होते हैं, जिनकी दृष्टि नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? ब्रेल लिपि के द्वारा सीखते हैं। अब ब्रेल लिपि में क्या होता है कि इस विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है। तो अक्षर जो है बाहर उभरे हुए होते हैं ना, तो उनको हम उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान अगर हमारी एक शक्ति छीन लेता तो दूसरी शक्ति जरूर दे देता है। तो उनमें महसूस करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है जो दृष्टिहीन होते हैं। तो एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। ऐसे उंगली से छू के पढ़ा जाता है। तो मान लो इस तरीके से यूं 3 है, इसका कोई अर्थ होगा। ठीक है, इसका अलग अर्थ होगा। इस तरह से उभरे हुए होते हैं अक्षर होते हैं, जैसे हम आ ई पढ़ते हैं, उस हिसाब से ये इस प्रकार के अक्षरों को समझते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक फ्रांस के लुई ब्रेल थे। इनके आविष्कार कौन थे? के लुई ब्रेल। इनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था, जब वे 3 वर्ष के थे। कब? जब वो 3 साल के थे। उसी समय एक हादसे में उनकी आंखों की दृष्टि चली गई। तो क्या वो जन्म से अंधे थे? नहीं, जन्म से अंधे नहीं थे। जब वो 3 साल के थे तब उनकी आंखों की दृष्टि उनसे चली गई। वस्तुतः लुई की जिंदगी तो अंधकारमय हो गई, तथापि उन्होंने हिम्मत ना हारी। उनकी खुद की तो आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 20 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। इतने कड़े संघर्ष के फलस्वरूप अंततः उन्हें इस लिपि का आविष्कार कर डाला। 20 साल तक लगातार इसी लिपि के ऊपर काम किया कि मैं अंधा हो चुका हूं तो क्या हुआ, कोई दूसरा अंधा व्यक्ति है वो बिल्कुल पढ़ लिख सकता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि के आविष्कार के फलस्वरूप दृष्टिहीन व्यक्तियों का जीवन प्रकाश में हो गया। आज इसकी सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी कहानी है वो खुद बैठ के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो जो अंधे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो दृष्टिहीन होते हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, तो उनको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है बच्चों। चलिए बात करते हैं इनके प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, दृष्टिहीन बच्चे एक विशेष लिपि के द्वारा पढ़ते लिखते हैं, इस लिपि को कहते हैं। तो इस लिपि को क्या कहते हैं? चित्रलिपि, देवनागरी लिपि, ब्रेल लिपि या फिर
मेहरौली लिपि, तो इसका उत्तर क्या है? ब्रेल लिपि। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, कौन थे आविष्कारक ब्रेल लिपि के? जॉन एल बेयर्ड, अमर्त्य सेन, लुईस क्रेटर या लुई ब्रेल? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? लुई ब्रेल। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ब्रेल लिपि के आविष्कार में लुई ब्रेल को कितने वर्षों तक कठिन परिश्रम करना पड़ा? तो हमने देखा 20 वर्षों तक उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। ठीक है, तथापि हिम्मत न हारी और कठिन परिश्रम क्या इतने इस समय उनकी आंखें चली गई। वस्तु लुई की जिंदगी अंधकार में था, हिम्मत न हारी और 20 वर्षों तक, ये रहा 20 वर्षों तक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 20 वर्ष तक उन्होंने इसके ऊपर कठिन परिश्रम किया। लुई ब्रेल का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो, इनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। 4 जनवरी 1809 को हुआ था, ये रहा, पेरिस के निकट एक कस्बे में। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुई ब्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 3 सत्य होंगे, एक क्या होगा? असत्य होगा। तो हमें यह पता करना है सच कौन सा नहीं। वे ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को पेरिस के निकट एक कस्बे में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये उत्तर है नहीं। वो जन्म से ही अंधे थे, ये बात गलत है, इसलिए हम इसको राइट करेंगे, क्योंकि 3 साल के उम्र में उनकी आंखें गई थी, जन्म से अंधे नहीं थे। जब वे 3 वर्ष के थे उसी समय एक हादसे में उनकी आंखें चली गई, तो ये सही बात है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। वे जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है, ओलंपिक के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या कहते हैं। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को गलतियां करते देखना बहुत दुखद दृश्य है। मतलब ये शायद कोई निराशावादी लेखक है कि वो कह रहा है कि भाई ओलंपिक में जीत नहीं रहे हैं। हालांकि इसका कहना भी सही है कि लगातार जो है, इतना बड़ा देश है, हमें कुछ ना कुछ तो प्राइज लेके आना चाहिए। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े खेल समारोह में से मात्र एक स्वर्ण पदक लेके लौटना दिल में बेचैनी पैदा करने वाली बात है। 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, 135 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारी, ठीक है, 125 करोड़ तो पहले थी, अब 135 करोड़ हो गई। 135 करोड़ की जनसंख्या में से भी अगर हम ओलंपिक नहीं ला पाते हैं तो बड़े ही शर्म की बात है। भारतीय दल के औसत से भी कम प्रदर्शन के पीछे योजना की कमी। जो भारतीय दल होते थे उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी, जो उनका प्रदर्शन होता था ना, औसत से अच्छा तो छोड़ो, औसत भी नहीं, औसत से कम, जितना उनका प्रदर्शन होना चाहिए उससे कम, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव आदि को माना जा सकता है। ठीक है, मतलब उनको प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, अच्छे से उनको क्या नहीं मिला है, प्रशिक्षण नहीं मिला है, और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव और विदेशी जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति जो खुलापन होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं था। जहां तक प्रतिभा का प्रश्न है, भारत में जो प्रतिभा का प्रश्न है उसकी कोई कमी नहीं। भारत में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, इतना बड़ा देश है हमारे पास और महान हुआ है हमारा देश, और बिल्कुल है, लेकिन 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रतिभा की अधिक तलाश नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है जहां इतनी सारी जनसंख्या होती है। अब 100% का सवाल यह है कि इस प्रतिभा को ओलंपिक के मंच पर क्या हो जाता है, हमारी जो प्रतिभा है उसके ओलंपिक के मंच पर जाकर क्या हो जाता है। केवल एक ही स्पष्टीकरण संभव है कि धन की अधिकता या उसकी कमी ही भारत के दर्द का मूल कारण है। या जिसके पास ज्यादा धन है तो वो तो जाना ही नहीं चाहता, या फिर जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है तो वो उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाता।
तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे कि क्या हो सके कि हमारे भारत के युवा वर्ग भी है वो ओलंपिक में जाएं और अपना देश का नाम जरूर रोशन करें। तो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त बेचैनी शब्द का अर्थ क्या है? दिल में बेचैनी पैदा करने वाली बात है जब स्वर्ण पदक नहीं आते। तो चिंता, बाधा, उद्विग्नता और घबराहट। तो इसका उत्तर क्या है? चिंता करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा खेल समारोह किसे कहा गया है? तो ओलंपिक को ही कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े खेल समारोह में से मात्र एक। तो सबसे बड़ा खेल समारोह कौन सा हो गया? ओलंपिक। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय खिलाड़ियों के मामूली प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है? योजना, प्रशिक्षण और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव, खाने की आदतें, पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं और योजना की कमी, विदेशी स्थितियों के प्रति खुलापन, प्रशिक्षण के तरीके और पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधाएं, या प्रशिक्षण समय, योजना की कमी या विदेश परिस्थितियों के प्रति खुलापन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि योजना की कमी, पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलापन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो योजना, प्रशिक्षण और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव, इन तीनों का जो अभाव है इस कारण होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बच्चों कि 100% का सवाल मुहावरे का अर्थ है। 100% का सवाल। अब 100% का सवाल है, इसका मतलब क्या है कि वाकई पहला है जिस प्रश्न के उत्तर में 100 रुपये प्राप्त हो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लाख रुपए की बात की तो उसको क्या लाख रुपए मिलेंगे उस बात के? नहीं। बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है। 100 रुपये मूल का प्रश्न नहीं, 100 रुपये पाने और उसका उत्तर दिया जा सके, नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 100% का मतलब 100%। ठीक है, अब 50% मतलब 50%, समझ रहे हो? तो 100% मतलब बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है ये। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि ओलंपिक के मंच पर भारतीय प्रतिभा की असफलता का मूल कारण क्या है? ठीक है, योजना, धन की कमी, धन की अधिकता या उसकी कमी, दोनों हो सकता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैसेज अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।